के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, शाहजहां शेख को लेकर रोष। रेवेन्यू बोर्ड के पास गली में पुलिस की दबिश, 15 जुआरी गिरफ्तार। फर्जी लिंक से महिला से ऑनलाइन ठगी, खाते से निकाले 1.5 लाख। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिला को किया ब्लैकमेल, कृष्णगंज थाने ने किया मुकदमा दर्ज। रामसर स्थित खान की रपट में डंपर गिरने से चालक दबा, खबर लिखे जाने तक निकलने का प्रयास जारी। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में लगातार महिलाओं के उत्पीड़न और अमानवीय शारीरिक शोषण के खिलाफ विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में आज अजमेर भाजपा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर ममता बनर्जी और टीएमसी नेता का पुतला फूका गया और नारेबाजी की गई। देखिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज हो रखा है। बहुत दुख की बात है कि जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जा रहा है, महिला उनका वंदन किया जा रहा है नारी शक्ति का। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जबकि खुद महिला है होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ सरेआम अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, सरेआम महिलाओं की हत्या की जा रही है। आज इसके विरोध में यहाँ कलेक्ट्रेट में यहाँ अजमेर शहर और अजमेर देहात दोनों जिले के सभी संगठन के सारे पदाधिकारीगण, सारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ आकर ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया है। और हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो जंगल राज हो रखा है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे और उस ममता सरकार को बर्खास्त करे। कांग्रेस के शासन से कम्युनिस्ट शासन तक और तृणमूल के शासन तक लगातार महिलाओं पे तो अत्याचार की घटना बंगाल में हो रही है। हम जैसे कार्यकर्ता जब वहाँ चुनाव में गए तो जाकर के उस स्थिति को हमने देखा, और वो सच है जो संदेश शाखली में हो रहा है वो पूरे बंगाल की स्थिति है। केवल मात्र तुष्टीकरण की राजनीति, केवल मात्र मुस्लिम वोटों के लिए और फर्जी वोटों के दम पर ये ममता बनर्जी गुंडागर्दी के दम पर ये सरकार बनाती है। सरकार बना करके महिलाओं पे अत्याचार करती है। वहाँ के आम जो बंगाली जो रहने वाले हैं उन भाइयों की ज़मीनें छीनती है, और ये शाहजहां शेख जैसे जो आरोपी है, जो गुंडे हैं, भूमाफिया है, उनके द्वारा लगातार महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है। और उस अत्याचार के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं। लगातार 40 दिन से ये लगातार आंदोलन चल रहा है। ये उसका परिणाम है कि उस ईडी की जब जांच वहाँ होने लगी, सीबीआई की जांच होने लगी, हाई कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया, तब जाकर उसको गिरफ्तार करके उसको आराम देने की कोशिश की है, उसको बचाने की कोशिश की है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। आज यहाँ ममता बनर्जी का पुतला जलाया है, और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं, एक महिला की सरकार नहीं, मुझे लगता है मुगलिया सरकार है जो केवल मात्र महिलाओं पर अत्याचार करना चाहती है। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ये मांग मैं आज करता हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर और जहाँ संदेश खाली क्षेत्र में जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस है और वहाँ के जो तृणमूल के नेता है शाहजहां शेख, जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ वहाँ पर दरिंदगी उनके द्वारा की जाती है, उनके कारिंदों द्वारा जिस प्रकार से वहाँ के निवासियों की ज़मीनें हथियाई जाती है, और जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ की मातृशक्ति के साथ किया जाता है, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। और जिस प्रकार से वहाँ पर जब ईडी की जांच करने ईडी की टीम पहुँचती है, उस ईडी की टीम पर हमला होता है, जब वहाँ महिला आयोग के कार्यकर्ता पहुँचते हैं उन पर हमला होता है, तो कुल मिलाकर के लगता है कि इस देश में कहीं कानून, उस प्रांत में, राज्य में कहीं कानून नाम का पश्चिम बंगाल में कहीं कोई दृश्य नहीं आता। और इसी कारण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आज संदेश खाली की इस घटना को लेकर के, और वहाँ के जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रावण के रूप में जिसको संज्ञा दी जा सकती है, वो जो शाहजहां शेख है उसके विरोध में और ममता बनर्जी के विरोध में आज पूरे देश भर में पुतले फूंकने का काम किया है। और हमने साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार के हालात अभी वर्तमान में बने हुए हैं कि वहाँ पर आम आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है। माताएं बहनें संदेश खाली में 6 बजे बाद अपने घरों से नहीं निकल सकती। वहाँ पर मीटिंगों के नाम पर जिस प्रकार से महिलाओं को बुलाया जाता है और महिलाओं को बुलाने के बाद उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार होता है, बलात्कार की घटनाएं होती है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में
ये ऐलान किया और इस प्रकार से प्रत्येक जिला स्तर पर आज ये है जो संदेश खाली घटना को लेकर शाहजहां शेख और ममता बनर्जी के पुतले फूके गए। अजमेर के रेवेन्यू बोर्ड स्थित एक गली में चल रहे जुए में सूचना के आधार पर ट्रेनी आईपीएस शरण कामले ने दबिश दी, जिसमें जुआ खेलते हुए 15 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान उनसे 60,000 की नकदी सहित मोबाइल बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने पर सिविल लाइंस और कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दर्ज किया है। ट्रेनी आईपीएस शरण कामले ने जानकारी देकर बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड के पास गली के अंदर बने कमरे में सट्टा खेल रहे 15 सटोरियों को धर दबोचा और उनसे 60,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल इसका मुखिया कौन है, इस पर पूछताछ जारी है। लगभग 1 घंटे पहले इन्फॉर्मर से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेवेन्यू बोर्ड के इस वाले गली में ये लोग पत्ते के साथ जुआ खेल रहे हैं और वहाँ पैसे लगा रहे हैं। तब उसके बाद हमारे सिविल लाइन वाले जो स्टाफ है और यहाँ का लोकल जो थाना है सिविल लाइन वाला, उन लोगों के साथ मिलके हमने एक रेड की प्लानिंग की थी और यहाँ रेड मारी थी। तो उसमें लगभग हमें 15 लोग मिले हैं, उसके साथ लगभग 60,000 के अराउंड वो पत्ते से जुआ खेल रहे थे। तो उसके बाद हमने सभी वीडियोग्राफी और एविडेंसेस को रिकॉर्ड करके फिर उनको अभी रिस्पेक्टिव थाना में भेज दिया है और आगे वाली कार्रवाई की जाएगी। 15 लोग अंदर मिले थे और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, उसके कर्टन लगा के उसके अंदर खेल रहे थे और हमने कोई प्रमुख सटोरिया गिरफ्तार हुआ अभी तक उसकी जांच अभी चलेगी, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया। उसके बारे में अभी चल रहा है। हमें जब भी नोटिस हुआ है हमने उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मेशन सॉलिड थी और फिर उसके जाके हमने ये रेड मारी तो ये सक्सेसफुल हुई काफ़ी। देश में साइबर ठगी की वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस तरह की ठगी करने वाले क्रिमिनल हर रोज नए नए तरीकों से ठगी करते हैं। ऐसा ही एक और मामला अजमेर के हरिबाऊ उपाध्याय नगर में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति के खाते से 1,89,000 रुपए फर्जी लिंक के माध्यम से उड़ा लिए गए। कृष्णगंज थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिबाऊ उपाध्याय नगर निवासी अंशुल भार्गव ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनके मोबाइल पर ठग द्वारा एक फर्जी लिंक भेजा गया था, जिस पर क्लिक करने के बाद उनके एक्सिस बैंक के खाते से 1,89,000 रुपए निकाल लिए गए। कृष्णगंज थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दूसरा मामला ये कि अंशुल भार्गव नाम की महिला है, जिसने कल दिनांक 29/2/2024 को थाने पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे मोबाइल पर एक लिंक आया, जिस लिंक को मैंने क्लिक किया तो उसी दौरान मेरे एक्सिस बैंक के खाते से 1,89,000 रुपये निकल गए। उसके बाद में उसने 1930 पर भी कंप्लेंट करी और उसके बाद अपने परिजन के साथ थाने पर उपस्थित आई, जिस पर रोड में धारा 420 में प्रकरण दर्ज करके जांच जारी है। ये अंशुल भार्गव है जो हरिबा उपाध्याय नगर की रहने वाली है। कैश 1,89,000। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक महिला की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो अपलोड कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि 29 फरवरी को एक महिला ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर अश्लील फोटो अपलोड की गई है और आरोपी द्वारा उसे ब्लैकमेल कर परेशान किया जा रहा है। फिलहाल आईडी बनाने वाले व्यक्ति की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने महिला के रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। कल दिनांक 29/2/2024 को एक महिला ने प्रकरण दर्ज कराया कि मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, जैसी सेम आईडी बना के और उस पर अश्लील फ़ोटो अपलोड की गई, जिसके संबंध में थाना पर प्रकरण दर्ज किया गया है और जिसकी जांच श्रीमान SHO साहब अरविंद सिंह चारण के द्वारा की जा रही है। क्या मामला क्या पूरा? मामला तो ये इंस्टाग्राम पे अश्लील फ़ोटो वगैरह सेंड करना, उसको ब्लैकमेल करना, परेशान करना कि आप इतने रुपए डालो नहीं तो मेरे से बात करो, इस संबंध में। ये अज्ञात आरोपी हैं जो अनुसंधान से पता पड़ेगा। ये 419, 420, 66D IT एक्ट। नसीराबाद के निकटवर्ती गांव रामसर के पास गुरुवार शाम खान के रपट गिरने से डंपर और चालक मलबे के नीचे दब गए, जिसके बाद मलबे में दबने से डंपर चालक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया, जो कि अब तक चल रहा है। आपको बता दें कि JCB की मदद से लगातार राहत कार्य किया जा रहा है। रामसर ग्राम निवासी बन्नालाल गुर्जर ने जानकारी देकर बताया कि कल शाम उनकी गुर्जर माइनिंग एंड मिनरल फर्म में काम कर रहे एक युवक नाथू
गुर्जर निवासी देवलिया उम्र 30 वर्ष प्राकृतिक भू संकलन के चलते मलबे के नीचे दब गया, जिसका बचाव कार्य अब तक जारी है। उन्होंने बताया कि भू संकलन के दौरान एक क्रेन और डंपर सहित एक मजदूर नीचे दबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही प्रशासन द्वारा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि गुर्जर माइंस एंड मिनरल फर्म सन 2005 से चल रही है, जिसकी गहराई लगभग 70 से 80 फीट है। मजदूर नाथू गुर्जर पिछले 4 सालों से इस फर्म के लिए काम करता था। निवासी रामसर गत दिनांक तकरीबन 5:37 पर हमारे गुर्जर माइनिंग एंड मिनरल्स के नाम से जो फर्म है, जिस पे मजदूर कार्य करता था, वह मजदूर कार्यस्थल पर प्राकृतिक भूस्खलन के कारण मलबे के नीचे दब गया, जिसकी बचाव कार्य प्रशासन के नज़रअंदाज में बचाव कार्य जारी है। उम्मीद करते हैं कि अतिशीघ्र बचाव कार्य से उसको निकाला जा सके। भूस्खलन में एक डंपर गिरा था, एक क्रेन गिरी थी, ऊपर रास्ते पे खड़े थे, वो रास्ता पूरा का पूरा नीचे गिर गया, जिसके अंदर एक हाइड्रो गिर गया और एक डंपर गिर गया, और वो मजदूर जो था उनके आसपास बैठा था, वो उसके साथ ही गिर गया। कितने समय पुरानी है खान? कल दिनांक खान कितने साल? खान मतलब ये गुर्जर माइनिंग एंड मिनरल्स की फर्म 2005 से चालू है। और ये खान कब से चालू है? खान 2005 से चालू है। खान का कार्य विगत 4 से 5 दिनों से बंद था। गहराई कितनी है इस खान की? गहराई लगभग 70 से 80 फीट है। वो नाथू सनोक नारायण गुर्जर निवासी देवलिया उम्र लगभग 30 वर्ष। कितने वर्षों से काम कर रहा है? वो मेरे पास में लगभग विगत 4 वर्षों से काम कर रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं उसकी उम्र लंबी हो और प्रशासन के मिलने वालों के सभी सहयोगियों की तरफ से संपूर्ण मदद की जा रही है और एकजुट होकर हम उसको बाहर निकालने में लगे हुए हैं। नहीं साहब, हम तो ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ निकले और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कल 6:30 बजे से अभी तक हम हमारे कार्य की प्रगति पर लगे हुए हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों चोरों के कब्जे से 3 स्कूटी और 8 बाइक बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, जिनके खिलाफ थाने में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने जानकारी देकर बताया कि वाहन चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए गांधीनगर अलवर गेट निवासी जसराज एवं उसके सहयोगी कुंदन नगर निवासी असलम को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 11 गाड़ियां बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने शहर में चोरी की वारदात करना कबूल किया। वहीं उन्होंने बताया कि वह आदतन नशेड़ी है और अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए रेकी कर सुनसान जगह पर खड़े वाहनों की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अजमेर शहर में चोरी नकबजनी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिन पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज श्रीमती लता मनोज कुमार व एसपी साहब श्री देवेंद्र जी बिश्नोई साहब ने विशेष निर्देशित किया। इसी क्रम में मैं थानाधिकारी अरविंद सिंह और मेरी टीम में, जिसमें आईपीएस साहब सरन सिंह जी भी हैं और महमूद खाजी एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब भोपाल सिंह जी ने एक विशेष टीम गठित की गई, जिस टीम ने मेहनत करके 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। मुलजिमों के नाम है जसराज उर्फ राज पुत्र नाथूलाल नाथ, उम्र 26 साल, निवासी नागर की पहाड़ी अलवर गेट। दूसरा मुलजिम है असलम पुत्र मोहम्मद फजल, मुसलमान, उम्र 38 साल, कुंदन नगर अलवर गेट। इन पे पूर्व में भी मुकदमे है अपराध के। इनसे हमने 11 गाड़ियां जब्त की गई है जो चोरी की है, जो विभिन्न शहर कई थानों से है। इसमें आगे अनुसंधान किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। सर क्यों करते थे चोरी? ये लोग नशे के आदी हैं, इजी मनी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, इसके लिए गाड़ी चुरा के बहुत सस्ते पौने दामों में उसके पार्ट्स और गाड़ियां बेचने की फिराक में थे। पहले भी और कोई मामले? पूर्व में इनके आपराधिक मुकदमे हैं। जसराज के तो चोरी का मुकदमा है, उसमें मारपीट का मुकदमा है। सर अभी कहाँ से गिरफ्तार किया है? अभी अजमेर शहर से ही गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल के अलावा भी चोरी करते थे? हाँ, मोटरसाइकिल और एक्टिवा स्कूटी है। अभी तो इनसे यही गया, बाकी और अनुसंधान जारी है, उसे और जानकारी प्राप्त की जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष रफीक खान ने गुरुवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से चलाई जा रही 15 सूत्रीय योजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में जो अधिकारी नदारत रहे, उनसे रफीक खान ने नाराजगी जताई है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा है। बैठक में अल्पसंख्यक विभाग की 15 योजनाओं से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहा गया है। साथ ही इन योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 15 पॉइंट प्रोग्राम की रेगुलर मीटिंग हम करते हैं और अभी कुछ इश्यूज़ पे ग्रीवेंसेस कुछ ज़्यादा थे, तो उस बारे में आज मीटिंग की गई। कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे जिनके मकान तोड़ दिए गए और कोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़ दिए गए, तो उस बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ और ये तय किया गया कि जब तक कोर्ट का कोई डिसीज़न नहीं आ जाए तब तक इसमें कोई इंटरवीन इसमें नहीं किया जाए। और 1-2 इश्यूज कुछ ऐसे लोगों के लिए थे जिनमें उन्होंने ख्वाजा साहब का नाम लेकर के कुछ गलत टिप्पणियां कर दी, तो उसमें कुछ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन पे कार्रवाई की बात की गई। जिस तरह के इश्यूज़ पे कार्रवाई हुई, मैंने ये कहा उनको कि अभी तक पहले जो प्रेसिडेंस रहा है उसमें जो मापदंड अपनाए गए कार्रवाई के लिए, वो इस केस में वो मापदंड क्यों नहीं अपनाए जा रहे और क्यों डिले हो रही है। तो ये बात तय हुई कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा और जो भी आदमी जिसकी गलती होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी सूरत में और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या मानते हैं पुलिस अधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं इस मामले में? पुलिस अधिकारी की ढिलाई थी और ऐसा इंसिडेंट होने के बाद में इतना इंतज़ार उनको नहीं करना चाहिए था और अभी उनको पाबंद किया गया है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लें। मेरे पास में रिप्रेजेंटेशन 2-3 दिन पहले आया था, तो मैं जो लोग रिप्रेजेंटेशन लेके मिले मुझसे
उनको लेके मैं डीजी साहब से भी मिला और उनको भी मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज 15 पॉइंट प्रोग्राम की जो मीटिंग हुई वो काफ़ी फ्रूटफुल रही और एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के और जो 15वां पॉइंट है संवेदनशीलता का और सामाजिक तौर पे अपराध का, उन सब बातों पे डिटेल चर्चा हुई और स्पीडी निर्णय के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया। 1-2 अधिकारी आए नहीं तो उनके लिए नोटिस इशू करने की बात की गई कि जो अधिकारी नहीं आता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ऐसा नहीं माना जाए कि आदमी उसके प्रति लीनियंसी बरत ले, इन्फॉर्मेशन पूरी दे। कुछ अधिकारियों के पास में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ लोगों के पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन काफ़ी लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन थी। कुछ अधिकारी डिटेल लेके नहीं आए, उनको पाबंद किया गया और जो डिटेल नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए, उनको नोटिस देने की बात की गई। एजुकेशन की आपने बात की, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स को लेके एक प्रॉब्लम थी और माइनॉरिटी की सभी कम्युनिटीज़, बौद्ध धर्म के आदमी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के आदमी, मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी, सिख समाज के आदमी, सभी लोग बाग मुझसे मिले, जैन समाज के आदमी, और उन्होंने कहा कि एक जनरल प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए मैंने ये कहा है उनको कि एक कम्युनिटी लेवल पे, सामाजिक स्तर पे एक कमेटी बन करके और कल जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं वो कलेक्टर साहब से टाइम लेंगे और लेकर के उनसे मिलेंगे ताकि जितने भी हर्डल्स इस बारे में हों उनको दूर किया जा सके, उस पर सॉल्यूशन किया जा सके और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जेन्युइन लोगों को इमीडिएट मिल सके। मेरा सवाल ये था, ऐसा कोई केस अभी मेरे नज़र में नहीं आया। आप कोई पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन की डिटेल दोगे तो मैं ज़रूर उस पर एक्शन लेने की बात करेंगे। या तो वो एडमिशन लेंगे या उनका माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म होगा। उनको जितना परसेंटेज, जो रेशियो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को लेने का है माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दो बातें देखी जाती है कि इंस्टीट्यूशन के प्रमोटर्स कौन हैं और उसमें माइनॉरिटी के लोग कितने हैं, और उसमें अगर वो पैरामीटर में खरे उतर रहे हैं तो माइनॉरिटी का स्टेटस उनको मिल जाता है। और उनका जो रेगुलर, उसके लिए माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए रेगुलर फीडबैक जो चाहिए वो अगर है और उस पैरामीटर को पूरा कर रहे हैं तो वो मेंटेन रहता है, पैरामीटर को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो खारिज हो जाता है। तो ऐसी अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पता हो कि वो पालन नहीं कर रहा है तो आप मेरे को देंगे तो मैं ज़रूर उस पर एक्शन की बात करूँगा। बात तो इसके बारे में लोगों को जागरूकता भी नहीं। अवेयरनेस कैंप के लिए मैंने बोला है कि जगह जगह जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ है, हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोन है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन है, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित बात है और कैंपस प्लेसमेंट की बात है, एग्रीकल्चर के अंदर उनको सब्सिडी और इक्विपमेंट दिलाने की बात है, एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो है, माइनॉरिटी पॉकेट्स में स्कूल हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा की गई और मेरे ख्याल से चर्चा बहुत सार्थक रही और किसी भी तरह का कोई इशू इसके अलावा मेरे संज्ञान में लाया जाएगा तो मैं ज़रूर उस पर कार्रवाई करूँगा। आज ये ज़रूर हमने तय किया कि जो अधिकारी जवाब नहीं दे पाए उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की और ये बता दिया गया कि कोई आदमी अगर लीनियंसी बरतेगा, 15 पॉइंट प्रोग्राम को लागू नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा। श्री खाटू श्याम जी की 14वीं विशाल निशान पद यात्रा रविवार 10 मार्च 2024 को अनेक बाजारों से होकर खाटू श्याम जी जाएगी। यह यात्रा पर्वतपुरा, आदर्श नगर, नगरा, जीसीए, मदन गोपाल मार्ग, केसरगंज, मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, गोल प्याऊ व अन्य मुख्य बाजारों से निकाली जाएगी। 14वीं पद यात्रा है ये और ये सुंदर विहार कॉलोनी से माखूपुरा से निकलेगी यात्रा है और 10 तारीख को सुबह 7 बजे निकलेगी, 14 तारीख को बाबा के दर्शन करेंगे, 15 तारीख को शाम को वापस आ जाएंगे। कितनी पब्लिक कम से कम भी है ना 1500 से 2000 आदमी होंगे। ये किन की ओर से यात्रा निकाली जाती है? ये बाबा की ओर से, निकालने का खाटू श्याम नवयुग मंडल की ओर से। फागुन का मेला, बाबा का मेला, बाबा की साथ। ये पर्वतपुरा पे सुंदर विहार कॉलोनी है, वहाँ पर अत्यंत प्राचीन श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित है। उनके जो संस्थापक है पालाराम जी सैनी हैं, आप हमारे सामने विराजमान हैं। इन्होंने गरीबों के आस्था के लिए, जिस गरीब की आस्था होती है और वो जा नहीं पाता है कि खाटू श्याम जाना है, किसी के पास अर्थ की कमी है, साधन की कमी है, कोई सहारे की कमी है,
उनका सहारा बनने के लिए, जैसा कि नाम खाटू जी का, श्याम जी का नाम है हारे का सहारा, तो उस बाबा के प्रतिनिधि के रूप में ये सैनी, पालाराम जी, अगन प्रकाश जी, द्वारका जी, ये टीम है, ये सब मिलकर के ऐसे लोगों का सहारा बने हुए हैं कि जो नहीं जा पाते हैं, रास्ता नहीं जानते हैं, उनको सुविधाओं की कमी है, आर्थिक रूप से जो कमी है उनकी पूर्ति करने के लिए देसी घी का भोजन खिलाते हैं, समय समय पे साथ ले जाते हैं, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, रहने करने, और यहाँ तक कि जिसका व्रत होता है, व्रत की सामग्री भी उनको अवेलेबल कराते हैं ये लोग, कि वो आदमी जो आस्था का केंद्र है, जिनकी आस्था है, उनको पहुंचाते हैं। इस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जाती है। वर्तमान में जो है ये आयोजन रविवार 10 मार्च को होगा। प्रातःकाल 7 बजे सुंदर विहार पर्वतपुरा कॉलोनी में महा आरती होगी। वहाँ से आरती के पश्चात पर्वतपुरा बाईपास जो चौराहा है वहाँ से होते हुए आदर्श नगर से नगरा से मार्टिंडल ब्रिज से GCA चौराहा, GCO से मदन गोपाल मार्ग, फिर केसरगंज सर्किल, पड़ाव, कवंडसपुरा, मदार गेट, गांधी बाजार, चूड़ी बाजार, गोल प्याऊ, नया बाजार, आगरा गेट, फिर गंज में लोहार बस्ती एक विशेष इस बार आयोजन किया जा रहा है कि वो भी बहुत अत्यंत गरीब बस्ती है, उनके यहाँ पूरी सफाई की व्यवस्था करा दी गई है। और उन्होंने अनुरोध किया है अगन भाई से कि हमारे यहाँ भी बाबा की यात्रा लाओ, तो इसलिए यहाँ भी प्रबंध किया गया है। और यूनानी चिकित्सालय के यहाँ जो अगन भाई की, प्रकाश जी की डेयरी है, वहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात यात्रा जो है कंटिन्यू होते हुए महावीर सर्किल से बजरंगगढ़, सावित्री कॉलेज, रोडवेज बस स्टैंड, घूघरा घाटी होते हुए किशनगढ़, सुरसरा होते हुए यह खाटू श्याम जी में जाएगी और वहाँ रात्रि में पहुँच जाएगी दूसरे दिन। और उसके पश्चात वहाँ पे पूजा आरती सब करके, सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजन करके पुनः वापस आएंगे। यह सब आयोजन जो है, जो भी इसमें सम्मिलित होगा उसके लिए निःशुल्क है, और वर्तमान में भी वो सम्मिलित होने के लिए कोई भी आएगा नागरिक, उसका स्वागत है, अभिनंदन। किनकी ओर से ये आयोजन किया? ये श्री खाटू श्याम नवयुवक मंडल सुंदर विहार कॉलोनी की ओर से आयोजित किया जाता है। 14वीं निशान यात्रा है। निशान यात्रा मतलब पैदल यात्री होते हैं, उनको कहा जाता है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। जयपुर रोड स्थित होटल जायका के बाहर से देर रात्रि को एक क्रेटा कार चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी हुई कार के बारे में सिविल लाइंस थाना पुलिस में कार मालिक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मालिक ने बताया कि कार में रखा 50,000 रुपए और बैंक के ATM सहित क्रेडिट कार्ड भी कार के साथ चोरी हुए हैं। 28 तारीख को गए थे हम 8:30 बजे करीब जायका रेस्टोरेंट जयपुर रोड पे ना, उस पर डिनर के लिए गए थे। मेरा कज़न भी था मेरे साथ में और एक मेरा फ्रेंड था। तो मैं 8:30 बजे घुसा और 10 बजे बाहर निकला, और 10 बजे देखा तो फिर गाड़ी थी नहीं वहाँ पे। 9:40 पे फिर मैंने फुटेज देखी तो 9:40 के आसपास उन्होंने गाड़ी मेरी चोरी की। वहाँ से 2-3 लड़के स्कूटर पर आए थे वो, और उन्होंने गाड़ी चोरी किया। भैया मेरे हुंडई क्रेटा थी, वाइट कलर की गाड़ी थी। उसमें कैश भी था, 50,000 मेरा कैश था। मेरे क्रेडिट कार्ड सारे उसी में थे, मेरा लाइसेंस भी उसी में था, गाड़ी की RC भी उसी के अंदर थी, मेरे डेबिट कार्ड भी सारे उसी में थे, और 50,000 कैश था उसमें। क्या काम करते हैं भैया? कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। हाँ, थाने पे दे दी, सिविल लाइंस थाने पे। अजमेर में आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी द्वारा मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नए प्रोग्राम की फीडबैक लेकर और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार मीटिंग के दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एडिशनल CMHO, डिप्टी जिला ड्रग्स ऑफिसर एवं जिले के समस्त चिकित्सा संस्थान के प्रभारी, शहरी क्षेत्र के समस्त चिकित्सक आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस आयोजन के दौरान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े सभी मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की गई, और बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जिले में 100% उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है, और जितने भी निरीक्षण होने थे वह सब क्लियर कर लिए गए हैं। जी हाँ, ये हमारी मासिक बैठक है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की। इसमें जिले के सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों से हम लोग सारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम और नए प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका हम आपस में एक दूसरे से फीडबैक लेते हैं, और उनको कैसे और गतिमान बनाया जाए, कैसे उनमें मैक्सिमम अचीवमेंट किया जाए, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होता है। हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारी हैं, हमारे एडिशनल CMHO, डिप्टी CMHO, जो DPC साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग ऑफिसर, साथ ही सारे ज़िले के जितने भी हमारे चिकित्सा संस्थान हैं उनके प्रभारी अधिकारी हैं, जैसे PMOs, BCMOs, मेडिकल ऑफिसर्स, शहरी क्षेत्र के सारे चिकित्सा अधिकारी, जो भी अपने संस्थान का प्रभारी या उनका प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। बैठक में किस प्रकार की चर्चा की गई है? बैठक में अलग अलग जो राष्ट्रीय प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ जो सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना है उसमें जो चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जो हमें ब्रांडिंग करनी थी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की, जो नया चिकित्सालयों का नया नाम है, तो हमने ज़िले में 100% उसकी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। जितने भी निरीक्षण होने थे फर्स्ट लेवल के वो हमने सब पूर्ण कर लिए हैं 29 तारीख को ही, और अब सेकंड राउंड शुरू होगा तो उसके बारे में कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए थे। और साथ ही साथ जो भी अन्य है जैसे सिविल वर्क है तो सिविल इंजीनियर्स को भी बुलाया गया था। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला रखी, एड्स पर एक कार्यशाला रखी थी, तो ताकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम डॉक्टर्स को भी जागरूक कर सकें, और उनके यहाँ जो कैंप्स लगते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बुलाया जाए, कैसे लोगों को बेनिफिट किया जाए, उसके बारे में चर्चा थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।